हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शुभम शर्मा। और आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए फिज़िकल केमिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए केमिस्ट्री में भी अपन फिज़िकल केमिस्ट्री जो अपना पोर्शन है वो स्टार्ट करेंगे। कहने का मतलब है मैं आपको फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ और फिज़िकल केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से डील करके अपन इसको कॉन्सेप्चुअल बेस में लेकर आगे अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अप्रोच लेकर अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। और फिज़िकल केमिस्ट्री में भी जो अपना फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा अपना केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना टॉपिक क्या होगा? केमिकल काइनेटिक्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक बलगतिकी। अब किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को उसका एक्चुअल मीन पता होना चाहिए, ठीक है, कि अपन क्या क्या उसके बारे में पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने से अपने को क्या सीखने को मिलेगा। यदि अपने को इतना पता लग जाता है तो अपन टॉपिक के साथ इजीली क्या कर लेते हैं? डील कर लेते हैं और अपने को समझने में क्या हो जाती है? आसानी से हो जाती है। अपन कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले अपन उसका एक्चुअल मीन फाइंड आउट करेंगे कि इस चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, किसके साथ अपने को डील करना है, ठीक है। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स जो है अपने पास वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से? केमिकल प्लस काइनेटिक्स। ओके, दो वर्ड अपने पास, केमिकल प्लस काइनेटिक्स। अब यहाँ पे केमिकल का मतलब क्या है और अपने पास काइनेटिक्स का मतलब क्या है? यदि इन दोनों का मतलब पता समझ में लग गया अपने को तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इजीली डील कर सकते हैं। तो देखिए, केमिकल का सीधा मतलब है केमिकल एनर्जी से। किससे है? केमिकल एनर्जी से। ओके। एंड काइनेटिक्स का सीधा मतलब है मोशन से, या फिर अपन बोल सकते हैं स्पीड। अब देखो, इसको लिंक करके देखते हैं। केमिकल एनर्जी, स्पीड, इसका मतलब ये अपने को किसके बारे में बताएगा? कि अपने पास जो केमिकल एनर्जी है वो किस स्पीड से चेंज हो रही है, उनका मोशन क्या है चेंज होने का। तो वो अपने को डायरेक्ट कहाँ लिंक करती है? केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी होगी किसकी? ये टर्म तो आएगी ना कि केमिकल एनर्जी किसकी। तो केमिकल एनर्जी किसकी, तो ये समझने के लिए अपने को पता है कोई भी रिएक्शन होती है अपने पास, उसमें एक तो रिएक्टेंट होता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट के अंदर। रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं क्रियाकारक, और प्रोडक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद, ठीक है। इसका मतलब क्रियाकारक अणु उत्पाद में अपने पास परिवर्तित होने वाले हैं। ये एक नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होती है। तो जब क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे तो केमिकल एनर्जी किसकी होगी? क्रियाकारक अणुओं की। केमिकल एनर्जी किसकी होगी? उत्पाद अणुओं की। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि क्रियाकारक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा उत्पाद अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में जिस गति से परिवर्तित होती है अपन उसको क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। सीधा का सीधा मतलब क्या निकला केमिकल काइनेटिक्स का? कि क्रियाकारक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा उत्पाद अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में जिस गति से परिवर्तित होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब समझ में आ गया। अब केमिकल काइनेटिक्स का मतलब समझ में आ गया तो अपन इस केमिकल काइनेटिक्स में
क्या क्या डील करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक ऐसे आएंगे जिनको अपन पढ़ने वाले हैं, तो वो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब समझ में आ गया कि रिएक्टेंट की जो केमिकल एनर्जी है वो प्रोडक्ट की केमिकल एनर्जी में किस स्पीड से कंप्लीट हो रही है, वो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है अपने को, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, रासायनिक बल गति की अपने पास ये है। कहने का मतलब क्या है कि कोई रिएक्शन स्लो कंप्लीट हो रही है, कोई रिएक्शन फास्ट कंप्लीट हो रही है, तो उसमें रोल किसका है, वो क्यों स्लो कंप्लीट हो रही है, क्यों वो फास्ट कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें अपन अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, रासायनिक बल गति की यदि अपन डेफिनेशन देना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री in which we deals with first of all rate of reaction, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की दर। ठीक है, सेकंड अपने पास आ जाएगा मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि। ठीक है, और थर्ड अपने पास आ जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर तथा क्रिया विधि को प्रभावित करने वाले कारक लिख देता हूं मैं नीचे, अभिक्रिया की दर व क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक। ये 3 टॉपिक अपन मेनली इसमें पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है, अपने पास द ब्रांच ऑफ ए फिजिकल केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की क्रियाविधि और अभिक्रिया की दर तथा क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों का जिस भी ब्रांच में अपन अध्ययन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक बल गति की बोलते हैं। ठीक है, अब इन 3 टॉपिक को मिला के अपने पास पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। ओके, इन 3 टॉपिक को मिला के अपने पास केमिकल जो काइनेटिक्स है, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अपना थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी अपन पढ़ने वाले हैं, वो सारा इन 3 टॉपिक को मिला के क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इन 3 टॉपिक के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो चलो सबसे पहले बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के दर की बात करते हैं कि अभिक्रिया की दर में अपन क्या क्या, क्योंकि अपन जब इनिशियल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ना चैप्टर का, तो अपने को पता रहता है कि अपन क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं, अपने पास कौन कौन से टॉपिक स्टेप वाइज स्टेप अपने पास आएंगे। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर अपन पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, परिभाषा पढ़ ली इसकी। परिभाषा पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट, कि दर के प्रकार कितने होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उस वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन इसके अंदर पढ़ेंगे रेट लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर नियम। इसी में नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना रेट एक्सप्रेशन,
जिसको हिंदी में बोलते हैं दर व्यंजक। और इसी में अपने पास एक छोटा सा टॉपिक और आएगा, यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इस पहले वाले टॉपिक के क्या हो गए, सारे के सारे सब टॉपिक हो गए। क्या डेफिनेशन इसकी, उसके बाद में टाइप्स, कितने प्रकार की अपने पास दर होती है, उसके बाद में अपने पास दर नियम आ जाएगा, उसके बाद में अपने पास दर व्यंजक आ जाएगा जिसको रेट एक्सप्रेशन बोलते हैं, उसके बाद में अपने पास यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट की दर और अपने पास दर नियतांक की इकाई क्या होती है। इन सब टॉपिक को मिला के अपना पहले वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड वाले टॉपिक में देखना अपन क्या पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में देखो अपन क्या पढ़ने वाले हैं अभिक्रिया की क्रिया विधि में। इसमें पढ़ेंगे अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसे बोलते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। उसके बाद में पढ़ेंगे अपन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसको बोलते हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। फिर अपन पढ़ेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन, जिसको अपन बोलते हैं nवीं कोटि की अभिक्रिया। और इसमें लास्ट टॉपिक जो बचेगा वो बचेगा सूडो ऑर्डर रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन छद्म कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, छद्म कोटि की अभिक्रिया। ये अपने पास जो सेकंड टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रिया विधि, ये अपने पास कंप्लीट होने वाला है इन 3-4 सब टॉपिक को मिला के। ठीक है, इन 3-4 सब टॉपिक को मिलाने के बाद अपने पास नेक्स्ट आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो अपने को अभिक्रिया की दर तथा उसकी क्रिया विधि को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे टेम्परेचर हो गया अपने पास, ताप हो गया। ठीक है, दूसरा अपने पास क्या हो गया, मीडियम हो गया। ओके, माध्यम का प्रभाव। ठीक है, और माध्यम के प्रभाव के बाद अपने पास क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गया। क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता का अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कैटालिस्ट आ गया, उत्प्रेरक। ठीक है, कि उत्प्रेरक का अपने पास क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे अपने पास ये जो एटसेट्रा फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया आ जाएगा कि सरफेस एरिया का अपने पास अभिक्रिया की दर पे क्या प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब इन सब टॉपिक्स को मिला के, इन 3 टॉपिक्स के अंदर इन सारे टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को मिला लें तो अपने पास केमिकल काइनेटिक्स क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। सारों को अपन थ्योरेटिकल डील करेंगे, थ्योरेटिकल डील करने के साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, प्रॉब्लम सीट सारी डिस्कस करके अपन क्या कर लेंगे, इस यूनिट को अपन कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में आपके पास 2 एडिशनल टॉपिक और है जो इसको कंप्लीट करते हैं। एक तो आर्रेनियस थ्योरी, ठीक है, आर्रेनियस थ्योरी, और एक अपने पास आएगी कोलिजन थ्योरी। क्या आएगी अपने पास, कोलिजन थ्योरी। इन 5 टॉपिक को मिला के, 3 ऊपर वाले और 2 अपने पास नीचे वाले, इन 5 टॉपिक को मिला के अपने पास क्या हो जाएगा, सारी की सारी केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी और अपन टॉपिक के साथ इजीली डील कर सकेंगे। इसका मतलब सबसे पहले अपन ने क्या समझा कि केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है
कि क्रियाकारक अणुओं की रासायनिक ऊर्जा उत्पाद अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में किस गति से कंप्लीट हो रही है, किस गति से परिवर्तित हो रही है, वो अपने पास क्या हो जाएगी, रासायनिक बल गति की हो जाएगी। रासायनिक बल गति की में अपन अध्ययन किसका करते हैं, अभिक्रिया की दर का, अभिक्रिया की क्रियाविधि का और अभिक्रिया की दर व क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारकों का। इन 3 टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिए हैं, क्योंकि ये अपने को इनिशियल जानकारी होनी ज़रूरी है कि अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे अब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ सर ने ये बताया था, ये बताया था, तो वो एक अपने पास माइंड सेट बनता जाएगा किसी भी टॉपिक को डील करने का। ठीक है, तो अपन जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। ठीक है, तो आज अपन अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अब देखना, इस टॉपिक को डील करने के लिए अपने को बहुत ही एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि यदि ये अपने को ये यहाँ समझ में आ जाता है तो अपने लिए टॉपिक के साथ डील करना बहुत इजी हो जाएगा। अपन पूरे टॉपिक को क्या कर लेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे। देखो, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। पहला क्वेश्चन क्या आया कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या अपने पास, क्यों पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को अपन। तो देखना, आपके सामने एक छोटा सा पैरामीटर रखता हूँ और अपन उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं, आप भी जुड़िएगा। अभिक्रिया की दर अपने को पता है, रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर। ओके, क्रियाकारक अणु है वो उत्पाद अणुओं में क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। अब आपको ये तो पता है कि अपने पास क्रियाकारक अणु उत्पाद अणुओं में परिवर्तित हो रहे हैं, तो इसका मतलब टाइम तो लग रहा है अपने को रिएक्शन में। ठीक है, टाइम क्या हो रहा है अपने को, लग रहा है, टाइम स्पेंड हो रहा है। अब एक टर्म और आएगी कि क्या चेंज होता है कि अपन उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं। सपोज लेट वी एज्यूम 2 एग्जांपल्स, फर्स्ट इज एसिड बेस रिएक्शन। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और सेकंड वन इज कोरोजन प्रोसेस। जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संक्षारण। और नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहे तो लोहे पर जंग लगना। ये अपने पास 2 रिएक्शंस अपने पास हैं। ठीक है, एक तो एसिड बेस रिएक्शन है और एक अपने पास कोरोजन प्रोसेस है। अब अपने पास मैंने ये 2 एग्जांपल क्यों लिए हैं, अपने को पता है एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट रिएक्शन है। ओके, फास्ट है, विद इन 1 सेकेंड के अंदर कंप्लीट हो जाती है। और जो ये नीचे वाली रिएक्शन है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीमी गति से क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो अब ये फास्ट क्यों है, ये स्लो क्यों है। ये फास्ट इसलिए क्योंकि इसमें टाइम क्या लगता है, कम लगता है, टाइम कम लगेगा। और ये स्लो क्यों है, क्योंकि इसमें जब रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा अपने पास। ठीक है, अब टाइम का पैरामीटर तो मैंने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया ऊपर कि भाई ये टाइम रहा, टाइम तो लगेगा रिएक्शन के अंदर अपने को। जितना कम टाइम लगेगा रिएक्शन उतनी फास्ट, जितना ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन उतनी ही अपने पास क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो अब इस टाइम पैरामीटर के साथ, टाइम फैक्टर के साथ ऐसा क्या टर्म चेंज हो रहा है कि अपन उसको अभिक्रिया की दर बोल देते हैं। तो देखना, ऐसी टर्म चेंज हो रही है कंसंट्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सांद्रता। क्या बोलते हैं, सांद्रता। इसका मतलब
अपन क्या बोल सकते हैं, यदि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन दें तो अपन क्या बोलेंगे, क्रिया कारक व उत्पाद अणुओं की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सांद्रता फैक्टर है ना, ये चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अपने पास, क्रिया कारक व उत्पाद अणुओं की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहा जाता है। ओके, ये इसकी क्या हो जाएगी डेफिनेशन, द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी अपने पास डेफिनेशन हो जाएगी। तो समझ में आया कि अभिक्रिया की दर क्या होती है, कंसंट्रेशन चेंज होगी, किसके रेस्पेक्ट में होगी, टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पास चेंज होगी। किसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की। तो अपन साधारण सी परिभाषा क्या दे सकते हैं, क्रिया कारक व उत्पाद अणुओं की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए देखना। अब अपन ने पढ़ तो लिया अभिक्रिया की दर क्या होती है। ठीक है, इसका मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन concentration of reactant and product, okay, और with respect to time। यही होगा, क्रिया कारक व उत्पाद अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के साथ परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हो गया इतना। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखना, रेट इज इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज को किससे लिखते हैं, डेल्टा से, कंसंट्रेशन है तो सी लिख दिया, अपॉन टाइम में भी चेंज होगा, टाइम इंटरवल आएगा तो डेल्टा टी, और कंसंट्रेशन के आगे मैं लगा रहा हूं आर ओब्लिक टी। इसका मतलब डेफिनेशन देखो इसकी, क्रिया कारक व उत्पाद अणुओं की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको और क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, फर्स्ट वाला ये है, सेकंड वाला अपने पास ये है। ठीक है, अब प्लस माइनस का यहाँ पे मतलब क्या है, क्योंकि देखो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखा हुआ है आर ओब्लिक पी, तो आप इजीली समझ गए कि क्रिया कारक व उत्पाद अणुओं की सांद्रता में क्या हो रहा है, परिवर्तन अपने पास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अपने पास प्लस माइनस लगा हुआ है, तो अपने को समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है या फिर दोनों है, क्या है। तो अपन प्लस माइनस का मतलब समझ लेते हैं, तो अपने को ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं आपके पास एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखना। सपोज अपन ने बोला रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। क्रिया कारक जो अणु है वो उत्पाद में क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे अपन ने माना क्रिया कारक अणु कितने हैं,
100 है और उत्पाद अणु कितने अपने पास 0। T इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ कि जब अपने पास अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई। ठीक है, T इज इक्वल्स टू 10 सेकंड पे अपन ने क्या बोला कि 20 अणु उत्पाद के बन गए। ठीक है, तो अपने पास रिएक्टेंट के कितने अणु रहे 80 रह गए। T इज इक्वल्स टू 20 सेकंड में अपन ने बोला उत्पाद के 40 अणु का निर्माण हो गया, 40 मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, इधर कितने बचेंगे 60। T इज इक्वल्स टू 30 सेकंड की जब बात आएगी, इधर 60, इधर अपने पास 40। ऐसे T इज इक्वल्स टू n सेकंड की बात आएगी तो अपन ने बोल दिया 99 मॉलिक्यूल्स कैन बी फॉर्म्ड एंड 1 मॉलिक्यूल किसका बचा अपने पास रिएक्टेंट का। ठीक है, तो इस एग्जांपल से देखना अपने को क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है 0, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, n सेकंड। ठीक है, वैसे वैसे देखना जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। मतलब ये तो इंक्रीज हो रहे हैं बढ़ रहे हैं और ये क्या हो रहे हैं अपने पास डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब बढ़ना और माइनस का मतलब कम होना। तो प्लस का मतलब किसके सेंस में आ जाएगा, प्रोडक्ट के सेंस में, क्योंकि जैसे जैसे टाइम लग रहा है रिएक्शन में वैसे वैसे उत्पाद अणुओं की सांद्रता क्या हो रही है बढ़ रही है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। तो प्लस साइन किसके में आ जाएगा प्रोडक्ट के में और नेगेटिव साइन किसके लिए आ जाएगा अपने पास रिएक्टेंट के लिए। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव का समझ में आया क्या होगा। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होगा, किसको इंडिकेट करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, उत्पाद अणुओं की सांद्रता किसको दर्शाएगी, प्लस साइन को। माइनस साइन किसको दर्शाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता को कौन दर्शाएगा, माइनस साइन दर्शाएगा और उत्पाद अणुओं की सांद्रता को कौन दर्शाएगा, प्लस साइन अपने पास दर्शाएगा। तो अपने पास यहां से दो स्टेटमेंट निकल के आते हैं, इस एग्जाम्पल को याद रखना, प्लस माइनस साइन का मतलब पता लग जाएगा। अब दो चीजें क्या याद रखनी है देखना, जैसे जैसे समय निकलता है, समय बीतता जाता है अपने पास, वैसे वैसे अपने पास क्रिया कारक अणुओं की सांद्रता में हमेशा क्या होती है कमी होती है और उत्पाद अणुओं की सांद्रता में अपने पास हमेशा क्या होती है बढ़ोतरी होती है। ये अपने को दो स्टेटमेंट याद रखने हैं और इसी के बेसिस पे अपन क्या बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण इनका अपन करेंगे। तो दो स्टेटमेंट कौन कौन से याद रखने हैं आपको, पहला देखना नोट में, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, प्लस साइन इंडिकेट्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। ठीक है, प्लस साइन किसको इंडिकेट करता है, उत्पाद अणुओं की सांद्रता को। ओके, और ये हमेशा समय के साथ क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, उत्पाद अणुओं की सांद्रता उत्पाद अणुओं की सांद्रता समय के साथ
समय के साथ सदैव बढ़ती है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं अपन? उत्पाद अणुओं की सांद्रता समय के साथ सदैव बढ़ती है। दूसरा नोट क्या लिख सकते हैं अपन? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स concentration of reactant molecule। किसको इंडिकेट करता है? क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता को माइनस साइन दर्शाता है। और क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता, क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता समय के साथ सदैव कम होती है। ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन से? क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता समय के साथ हमेशा क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और उत्पाद अणुओं की सांद्रता अपने पास समय के साथ सदैव क्या होती है? बढ़ती है। ये दो स्टेटमेंट अपने को याद रखने हैं। इसके बाद में अपन क्या करेंगे? इसका ग्राफीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखना ग्राफीय निरूपण अपने को क्या बताता है। अब ग्राफीय निरूपण देखो, दो स्टेटमेंट काम आएंगे जो अभी पीछे लिखे कि क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता समय के साथ कम होती है और उत्पाद अणुओं की सांद्रता समय के साथ बढ़ती है। तो जो पहला ग्राफ है अपन वो किस किस के बीच में करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल CR वर्सेस टाइम। और इसका ग्राफ देखना कैसा बनेगा? जो अपने पास लेफ्ट साइड में टर्म होती है उसको अपन हमेशा कहाँ लेते हैं? वाई एक्सिस पे। तो इधर ले लिया अपन ने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता, और एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या ले ली? टाइम ले लिया, समय ले लिया। अब अपने पास स्टेटमेंट क्या है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। तो कम का ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास? ये बन जाएगा अपने पास डिक्रीजिंग ग्राफ। और इस वाले पॉइंट पे अपने पास कंसंट्रेशन कितनी है? C0। हियर C0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्रारंभिक सांद्रता। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, तो अपने पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा बना है? डिक्रीजिंग अपने को बनता हुआ दिख रहा है। सेकंड ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा देखना? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल वर्सेस टाइम। ठीक है, उत्पाद अणुओं की सांद्रता और समय के बीच में क्या बनेगा अपने पास? दूसरा ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ भी अपन बना लेते हैं। वाई एक्सिस पे अपन ने क्या ले लिया? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, और एक्स एक्सिस पे अपन ने क्या ले लिया? टाइम। ठीक है, और स्टेटमेंट क्या अपने पास कि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वैसे वैसे उत्पाद अणुओं की सांद्रता में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। तो इसका जो ग्राफ अपन बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे? कुछ इस टाइप का अपन बना देंगे। ये क्या हो रहा है अपने पास? इंक्रीजिंग ग्राफ अपने पास आ रहा है कि ये उत्पाद अणुओं की सांद्रता
जैसे जैसे टाइम लग रहा है 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, वैसे वैसे अपने पास 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, 20, 30, 40, तो ये क्या होता जा रहा है, बढ़ता अपने पास जा रहा है। एक इनका कंबाइंड ग्राफ और बनता है, जो थर्ड ग्राफ बनेगा वो किस किस के बीच में बनेगा, CRP वर्सेस टाइम प्लॉट, दोनों आ जाएगी एक साथ, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो वो अपने पास ग्राफ कैसा बनेगा देखना, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, CRP, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया अपन ने, टाइम। और इन दोनों के बीच में अब देखो दोनों की कंसंट्रेशन चेंज है एक साथ, रिएक्टेंट की भी है और प्रोडक्ट की भी है, तो दोनों का ग्राफ कैसा बनाएंगे। स्टेटमेंट आपके पास है कि कंसंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। और एट द सेम टाइम उसी समय पे जो उत्पाद अणुओं की सांद्रता है वो अपने पास क्या होती है, बढ़ती है। और एक पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, जब क्रियाकारक और उत्पाद अणुओं की सांद्रता बराबर हो जाए। कहने का मतलब क्या है, 50 क्रियाकारक अणु रह जाए और 50 उत्पाद के अणु रह जाए, तब एक कंडीशन ऐसे आती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, साम्यावस्था बिंदु। तो अपने पास अब क्या आया, दो ग्राफ आ गए, ए ग्राफ अपने पास ये है, बी ग्राफ अपने पास ये है। ए ग्राफ किसको बताता है, क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता को, जो कि क्या हो रही है, कम हो रही है। और बी किसको बताता है, उत्पाद अणुओं की सांद्रता को, जो क्या हो रही है, समय के साथ बढ़ रही है। इस टाइप से ये तीनों अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपके पास कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे बनेगा इस वाले टॉपिक से, तो इस वाले टॉपिक से ग्राफ देके बनेगा कि क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के लिए निम्न में से कौन सा ग्राफ सही है, तो आपको ये देखना है। उत्पाद अणुओं की सांद्रता के लिए निम्न में से कौन सा ग्राफ सही है, या फिर क्रियाकारक ग्राफ दे देगा और आपको पूछेगा कि ए ग्राफ किसको दर्शा रहा है, बी ग्राफ किसको दर्शा रहा है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ए ग्राफ है वो क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता को, जबकि जो बी ग्राफ है वो उत्पाद अणुओं की सांद्रता को अपने पास क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इस टाइप से रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक क्या होता है अपना, कंप्लीट होता है। तो एक बार बैक चलते हैं अपन, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, कंसंट्रेशन है, टाइम के साथ चेंज होगी। दो एग्जाम्पल लेके आपको बता दिए अच्छी तरीके से, एसिड बेस रिएक्शन और कोरोजन प्रोसेस। अब टाइम के साथ जो फैक्टर चेंज होने वाला है वो भी मैंने आपको डिस्कस करवा दिया, कंसंट्रेशन, सांद्रता अपने पास क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। फिर आगे अपन ने क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ ली। फिर प्लस माइनस का अपने पास मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब पढ़ा, और प्लस माइनस का मतलब इस एग्जाम्पल से अपन ने सीख लिया। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस साइन किसको इंडिकेट करता है, उत्पाद अणुओं की सांद्रता को। माइनस साइन किसको इंडिकेट करता है, क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता को। और अपने पास दो स्टेटमेंट क्या थे कि क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता सदैव समय के साथ क्या होती है, कम होती है, और अपने पास उत्पाद अणुओं की सांद्रता सदैव क्या होती है, समय के साथ बढ़ती है। इन दो स्टेटमेंट के बेसिस पे अपन ने क्या किया था, ये तीनों ग्राफ प्लॉट किए थे। इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन अपना क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन के बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास क्या आएगा, दर के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेट, ठीक है। दर के प्रकार, अब दर कितनी प्रकार की होती है, दर होती है अपने पास 3 प्रकार की। पहली होती है अपने पास औसत दर, दूसरी होती है अपने पास तात्क्षणिक दर, और तीसरी होती है अपने पास विशिष्ट दर, ठीक है।
तीन अपने पास दर है। पहली अपने पास औसत दर, दूसरी अपने पास तात्क्षणिक दर और तीसरी अपने पास विशिष्ट दर। औसत दर, देखो औसत निकालना सबको आता है आप लोगों को कि औसत अपने पास क्या होता है। तो इसकी जो एवरेज रेट है वो मैं क्या निकाल लेता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ओके, टोटल चेंज इन द कंसंट्रेशन एंड टोटल टाइम टेकन, ये अपने पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा। ठीक है, इसको एक बार अपन रिमेनिंग रखते हैं, समझेंगे अभी। एक बार विशिष्ट दर पे आ जाते हैं कि विशिष्ट दर क्या होती है। देखिए विशिष्ट दर की परिभाषा क्या होती है, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल इज 1 मोल पर लीटर, क्या हो जाए, 1 मोल पर लीटर हो जाए, तो जो अपने पास अभिक्रिया की दर आएगी वो क्या होगी, अपने पास विशिष्ट दर कहलाएगी। 1 मोल पर लीटर, देखना अभी अपन आगे पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं इनिशियली पोर्शन क्या कर देता हूँ कि जो अभिक्रिया की दर होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के। अब ये कहाँ से आया भाई, क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती कैसे होती है, तो चलो इस वाले एग्जाम्पल में देखो अपने पास, जब तक क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता में चेंज नहीं आएगा तब तक प्रोडक्ट फॉर्मेशन कितना है, 0 है। इसका मतलब अभिक्रिया की दर स्टार्ट कहाँ से हो रही है, किस पे डिपेंड कर रही है, क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पे। जैसे यहाँ पे 20 बने तो यहाँ पे 80 रह गए, इसका मतलब कम होगी क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता, तभी क्या होगा, अपने पास उत्पाद अणुओं की सांद्रता आएगी। ठीक है, तो ये क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, स्मॉल के रेट कांस्टेंट लगाया और इसको लिख दिया क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता। परिभाषा क्या कह रही है कि क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता कितनी हो जाए, 1 मोल पर लीटर। इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। जब इसका मान 1 हो जाएगा तो रेट किसके इक्वल आएगी, स्मॉल के। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोलते हैं विशिष्ट दर। इसी को क्या बोलते हैं अपन, विशिष्ट दर। इसका मतलब विशिष्ट दर को अपन और दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, देखो रेट किसके इक्वल आ रहा है, रेट कांस्टेंट के, तो विशिष्ट दर को ये अपन क्या बोलते हैं, दर नियतांक। ठीक है, इसी को ये अपन क्या बोलते हैं, दर नियतांक। तो स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूं मैं इसका, यहां पे विशिष्ट दर को ही दर नियतांक स्मॉल के से डिनोट करते हैं, कहा जाता है। ठीक है, ये अपने पास क्या हो जाएगा, विशिष्ट दर हो जाएगी। ठीक है, तो एवरेज रेट समझ में आ गई। विशिष्ट दर को इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेट, SR, और तात्क्षणिक दर को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, IR। ठीक है, और इसको एवरेज रेट, AR। तो अपन ने ये दोनों तो डिस्कस कर लिए, औसत दर और विशिष्ट दर। अब अपन नेक्स्ट अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, तात्क्षणिक दर, जो अपना सेकंड पॉइंट था, तात्क्षणिक
दर, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। अब तात्क्षणिक दर अपने पास होती क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। बाकी है इजी, लेकिन कंफ्यूजिंग के हिसाब से अपने को पूछा जाता है। तात्क्षणिक दर क्या होती है? देखो, तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है? अचानक से परिवर्तन। यदि तात्क्षणिक का मतलब अपन समझे तो अचानक से परिवर्तन, इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या होने वाली है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अभिक्रिया की दर एक निश्चित समय पर और एक निश्चित बिंदु पर जो अभिक्रिया की दर होगी वो क्या होगी, अपने पास तात्क्षणिक दर होगी। तो क्या हो जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल एट ए specific time is known as instantaneous rate। एक निश्चित समय पर क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता या क्रियाकारक अणुओं की दर जो होगी वो अपने पास क्या आएगी, तात्क्षणिक दर कहलाती है। ठीक है, ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है ना, वो मैं रेड से लिख रहा हूं, देखना क्या है। तात्क्षणिक दर सदैव क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। ये पॉइंट याद रखना है अपने को, इंपॉर्टेंट है, यहां से ही क्वेश्चन बनने वाला है। तात्क्षणिक दर सदैव क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। इस लाइन का मतलब क्या है, सुनना कि जो चेंज क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता में आने वाला है अपने पास, वो चेंज अपने को कहाँ मिलेगा, तात्क्षणिक दर में, इंस्टेंटेनियस रेट में मिलेगा। ठीक है, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं अपन नॉर्मली। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल वर्सेस टाइम। प्लॉट कैसा बनता है, अभी अपन ने बनाया था पीछे। ठीक है, 2 पॉइंट अपन ने एज्यूम किए, ए पॉइंट एंड दैट इज बी पॉइंट। लेट वी एज्यूम ए पॉइंट में अपने पास कंसंट्रेशन है वो 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स है, एंड टाइम अपने पास क्या है, 20 सेकेंड है। ए पॉइंट पे अपने पास 20 है और टाइम कितना है अपने पास, 10 सेकेंड है। तो वो जो मैं बता रहा था ना, एक स्पेसिफिक टाइम पे जो रेट होगी, तो जो इस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या और किसी टाइम पे हो सकती है क्या? जैसे 20 है यहाँ पे, तो इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी, थोड़ा सा डाउन आएंगे तो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में अपने पास एक ही रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, तात्क्षणिक दर बोलेंगे। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, एक स्लोप ड्रॉ करते हैं यहाँ से कुछ इस टाइप से। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन द y एक्सिस अपॉन चेंज इन द x एक्सिस। टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन आ जाएगा। y एक्सिस पे अपने पास क्या है, कंसंट्रेशन की टर्म है, तो क्या लिखेंगे, dc अपॉन में x एक्सिस पे किसकी टर्म चेंज हो रही है, टाइम की, तो dt और माइनस साइन।
ये इसको आएगा कैलकुलेट करने का तरीका। समझे तात्क्षणिक दर क्या होती है। इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने के लिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन भी सुन लेना। तात्क्षणिक दर सदैव क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है, या अपन यूं कह सकते हैं कि तात्क्षणिक जो दर है वो सदैव क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के साथ क्या करती है, डील करती है। ठीक है, इतना अपने को याद रखना है। अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन है कि तात्क्षणिक दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन क्या है, तात्क्षणिक दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए ऑप्शन लिख रहा हूं, तात्क्षणिक दर समय के साथ बढ़ती है। बी ऑप्शन क्या लिख रहा हूं, तात्क्षणिक दर इंस्टेंटेनियस रेट समय के साथ घटती है। सी ऑप्शन क्या लिख रहा हूं, इंस्टेंटेनियस रेट समय के साथ नियत रहती है। ठीक है, और डी ऑप्शन क्या लिख रहा हूं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। अब देखना, आपको पूछ किसके बारे में रहा है, तात्क्षणिक दर, पॉइंट पे जाना। तात्क्षणिक दर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो तात्क्षणिक दर तो क्या होती है, अपने को माइंड लगाना है क्या तात्क्षणिक दर होती क्या है। क्या होती है तात्क्षणिक दर, एक निश्चित समय पे जो अभिक्रिया की दर होगी वही क्या होगी अपने पास तात्क्षणिक दर होगी। तो इसमें तो ऐसा कुछ लिंक है ही नहीं कि अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। लिंक ये रहा इंपॉर्टेंट जो लगवाया था कि तात्क्षणिक दर है वो सदैव क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर करती है। ऑप्शन पढ़ो क्या है, तात्क्षणिक दर समय के साथ सदैव बढ़ती है। तो क्या क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता समय के साथ बढ़ती थोड़ी है। क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता में जो परिवर्तन होगा वही तात्क्षणिक दर में परिवर्तन होगा। तो क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता समय के साथ क्या होती है, घटती है। तो इंस्टेंटेनियस रेट समय के साथ क्या रहती है, घटती है। इसका मतलब अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि जो तात्क्षणिक दर है वो समय के साथ क्या होती है, घटती है। तभी ये माइनस साइन आ रहा है। ओके, डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है ना इसका। तो क्या याद रखोगे कि तात्क्षणिक दर है वो हमेशा किसके साथ डील करती है, क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता में। और क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता का परिवर्तन अपने को पता है कि समय के साथ क्या होती है, हमेशा ये डिक्रीज होती है। इस प्रकार से अपन जो अपने पास कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है वो अपन कर सकते हैं। अब तात्क्षणिक दर की जगह डायरेक्ट आ जाता क्या, क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता आ ही रहा है ना नीचे ऑप्शन में। तो क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के साथ क्या कर देंगे अपन, इसको लिंक कर देंगे। इस टाइप से अपना टाइप्स ऑफ रेट जो अपन ने पीछे क्या पढ़ा था, औसत दर, विशिष्ट दर और तात्क्षणिक दर अपन ने इस वाली स्लाइड में पढ़ लिया है। इस तरीके से अपना जो टाइप्स ऑफ रेट का है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक कौन से रहेंगे, रेट लॉ रहेगा और रेट एक्सप्रेशन रहेगा।
इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है।